नमस्कार, मैं शशिधर और आप देख रहे हैं धे टीवी पर हमारी खास पेशकश भारत के ऐतिहासिक फैसले। तो आज की कहानी शुरू होती है 1967 के पंजाब से और ये कहानी दरअसल संसद और न्यायपालिका के बीच की तनातनी या दोनों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई पर आधारित है। तो हुआ यूं कि गोलकनाथ मामले में फैसला इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर नया कार्यकाल देने वाले चौथे लोकसभा चुनाव के परिणामों के चंद दिनों के भीतर ही आ गया था। संसद में बहुमत हासिल करने के बावजूद कांग्रेस कई राज्यों से सत्ता से बाहर हो गई थी। कई राज्यों में गठबंधन की सरकारों के गठन और कांग्रेस के इकबाल में गिरावट के बीच इंदिरा गांधी पार्टी के भीतर भी सत्ता के लिए एक गंदे संघर्ष में फंस गई थी। मगर वे अपनी नियति खुद लिखना चाहती थी और अपने मकसद को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी असीमित शक्तियां और एक संविधान संशोधन चाहती थी। इसके लिए उन्होंने न्यायपालिका को भी अपने अनुकूल बनाना चाहा। गोलकनाथ केस का जन्म इसी नाम के एक परिवार द्वारा पंजाब में भूमि हदबंदी कानून के तहत उनकी खेती की जमीन के अधिग्रहण को चुनौती देने से हुआ। हालांकि यह केस श्रीमती गांधी के कार्यकाल के पहले से चला आ रहा था, लेकिन यह संवैधानिक रूप से एक मील का पत्थर बन गया। इसी केस ने राजनीतिक उथल पुथल को भी जन्म दिया, क्योंकि इस परिवार ने इस आधार पर अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी थी कि यह उसके संपत्ति रखने, अर्जित करने और कोई भी व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का हनन करता है। दरअसल गोलकनाथ परिवार के पास पंजाब में 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन थी और पंजाब सरकार ने पंजाब भूमि हदबंदी सुरक्षा अधिनियम 1953 पारित किया और तत्कालीन सरकार ने इस कानून को 17वां संविधान संशोधन करके संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया और कहीं ना कहीं इस कानून को किसी भी रिव्यू यानी समीक्षा से बचाने का प्रयास किया। तो इस कानून की शक्ति का उपयोग करते हुए पंजाब सरकार ने गोलकनाथ परिवार को नोटिस दिया और यह कहा कि वे केवल 30 एकड़ भूमि ही अपने पास रख सकते हैं और बाकी जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी। अब 1978 से पहले भूमि या संपत्ति रखना हर किसी का मौलिक अधिकार था और अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 दोनों ही संपत्ति से जुड़े मौलिक अधिकार थे। तो गोलकनाथ परिवार ने इसी तर्ज पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन के लिए एक रिट याचिका लगा दी और अपने लिए न्यायपालिका से संरक्षण की मांग की। गोलकनाथ परिवार ने यह भी तर्क दिया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण संविधान द्वारा दिए गए कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण के मौलिक अधिकारों के खिलाफ यानी आर्टिकल 14 के खिलाफ भी ठहरता है। खैर, इस केस ने एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया। पहला, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? दूसरा, क्या संसद किसी भी भाग में मनमाना संविधान संशोधन कर सकती है? तीसरा, और क्या ऐसे संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून मानकर उसकी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं? थोड़ा रुकते हैं और आपको एक पुराने केस की तरफ ले चलते हैं। इस गोलकनाथ मामले में पहले 1951 में हुए शंकरी प्रसाद मामले में 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया था कि संसद के पास संविधान के किसी भी भाग को, किसी भी पार्ट को संशोधित करने का अधिकार है और कहीं ना कहीं इस मामले में न्यायपालिका ने संसद की सर्वोच्चता एक्सेप्ट कर ली थी। खैर, गोलकनाथ मामले में 11 जजों वाली खंडपीठ ने 5 जजों वाली खंडपीठ द्वारा पूर्व के शंकरी प्रसाद मामले में सुनाए गए निर्णय की समीक्षा की और एक नई परिपाटी लिखने की कोशिश की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों का खंडों में यानी कुछ सेक्शंस में या पूर्णता यानी कंप्लीट संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन ऐसा मौलिक अधिकारों में बदलाव करके नहीं किया जा सकता। अब इंदिरा गांधी ने इस फैसले को अपने पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने की एक कोशिशों में एक अवरोध, एक गतिरोध के तौर पर देखा और आगे बढ़ते हुए जुलाई 1969 में यानी गोलकनाथ फैसले के 2 साल 5 महीने के बाद ही अपनी राजनीतिक आक्रामकता के तहत इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस फैसले को तत्काल चुनौती दी गई और 7 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कुछ महीने बाद ही सरकार ने रजवाड़ों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स को भी समाप्त करने की घोषणा कर दी।
मगर दिसंबर 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भी गैरकानूनी करार दे दिया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अब तक जनता उनके पक्ष में आ चुकी है, श्रीमती गांधी ने संसद को भंग कर दिया और मार्च 1971 में देश का पहला मध्यावधि चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इस चुनाव में उन्होंने भले ही महागठबंधन को भारी शिकस्त दी, लेकिन वे उनके खिलाफ गए न्यायपालिका के 3 फैसलों से अब भी चिढ़ी हुई थी। न्यायपालिका के पर कतरने पर आमादा इंदिरा गांधी ने एक के बाद कई संविधान संशोधन प्रस्तावित कर दिए, जिनका मकसद सरकार को मौलिक अधिकारों को सीमित, लिमिट करने, बदलने या उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने की असीमित शक्तियां देना था। तत्कालीन समय के एक अमेरिकी पत्रकार ने यह भी कह दिया कि वे दुनिया की सबसे ताकतवर महिला बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और युद्ध की तैयारी की आड़ में वे सोवियत संघ के पैटर्न पर एक समाजवादी तानाशाही की स्थापना करने चाह रही हैं। तत्कालीन अखबार द स्टेट्समैन में आया हुआ उस समय का संपादकीय तो और भी ज्यादा डरावना था, जिसमें लिखा गया था कि प्रस्तावित संशोधनों का निहितार्थ आश्चर्यचकित करने वाला है। संसद के पास अब 7 स्वतंत्रताओं को छीन लेने, नागरिकों को प्राप्त सुनवाई के अधिकार को समाप्त करने और देश के संघीय चरित्र को बदलने की शक्ति आ चुकी है। प्रस्तावित किए गए 3 संविधान संशोधन विधेयकों 24वां, 25वां और 26वां में से पहला गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभावों को निरस्त करने के लिए था, तो बाकी 2 बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स के मामले में न्यायपालिका के आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए थे। 24वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 13 और 368 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 13 को इस तरह से संशोधित किया गया ताकि इसका कोई प्रभाव 368 पर ना लागू हो और अनुच्छेद 368 के संशोधित रूप में संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की असीमित शक्तियां प्राप्त हो गई। इन संशोधनों के जरिए सरकार ने तकलीफ पैदा करने वाले 3 फैसलों से उत्पन्न अवरोधों को हटा दिया, लेकिन न्यायपालिका के साथ इंदिरा गांधी का झगड़ा यही खत्म नहीं हुआ। केरल के एक मठ के प्रमुख ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी जिसके द्वारा संस्था की संपत्ति का प्रबंधन करने के उसके अधिकार को सीमित किया गया। न्याय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन जैसा कि बाद की घटनाओं ने दिखाया, परिणाम बेहद पुख्ता रहे। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, केरल के मठ से जुड़ी कहानी क्या थी, क्या था वो ऐतिहासिक मामला और कैसे आने वाले समय में संविधान की सुप्रीमेसी स्थापित हुई और कैसे आने वाले मामले ने भारत के इतिहास में हमेशा के लिए एक स्वर्णिम जगह बना ली, जानिए मेरे साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।